ओके, सो रिकॉर्डिंग शुरू है। कल अपन ने जो पढ़ा था क्लास में, उसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दो क्या क्या होंगे। दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। इनिशियल चार्ज +5 कूलम -10 कूलम, +4 कूलम का एक चार्ज इस नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज की तरफ भेजा गया। आपसे पूछा गया है, बताइए फाइनल चार्ज इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे कितना कितना होगा। और दूसरी बात, किस सिस्टम का जो फाइनल चार्ज है वो कितना होगा, क्या वो इनिशियल के सेम होगा। और तीसरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए और कहां से कहां तक ट्रांसफर किए गए। ये सारे आपके क्वेश्चन। सभी लोग म्यूट कर लेंगे खुद को। हाँ भाई, किसी का आंसर वाला आ रहा है? दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। बोलो क्या करें। सर वो ट्रांसफर किया वो इलेक्ट्रॉन है। नहीं, ये 4 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव 4 कूलम चार्ज। हाँ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही ट्रांसफर हो पाएगा, बट कितना चार्ज ट्रांसफर किया है, तो +4 कूलम चार्ज ट्रांसफर किया है। बोलो फाइनल चार्ज कितना कितना लिखूं दोनों पे। ए पे ए 1 पे 9। कॉलम। ए पे 1 या 9, दो अलग अलग आंसर आए मेरे पास। 1 किसने बोला 9। था अभी? सर नियति पटेल। हाँ, नियति। तो 1 कैसे होगा बताएंगे जरा। सर 4 कॉलम आ रहा है तो ये गेन करेगा तो -1 -4 से होगा ना। नहीं, देखो दो बातें यहाँ पे ध्यान रखना। एक, हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की, कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे जाता है तो मान ली इस ऑब्जेक्ट को आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इसके पास एक माइनस इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है इस वजह से। पर यहाँ पे आपने +4 कूलम चार्ज ट्रांसफर किया है, और इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे जा रहा है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दिस विल बी 5 + 4 9 कूलम। दिस विल बी द फाइनल चार्ज ऑन दिस। और बी पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? -14। -14। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि +4 अगर इधर गया तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो -10 -4 दिस विल बी -14 कूलम। ये इसका फाइनल चार्ज हो जाएगा। पर अब देख सकते हैं क्या सिस्टम का टोटल चार्ज चेंज हुआ है। इनिशियली सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था? इनिशियली +5 और -10 दोनों को ऐड करेंगे, आएगा -5। दिस वाज द इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम। फाइनल अगर बात करो तो इसका +9 है, इसका -14 है, अगर इन दोनों को ऐड करो फिर से आता है -5। और यही बात हमने बोली थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, ये एक प्रॉपर्टी थी। क्या बोलता था कि जो सिस्टम का चार्ज है वो चेंज नहीं होता है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ए का चार्ज चेंज हो गया, बी का चार्ज चेंज हो गया, बट टोटल चार्ज अभी भी उतना ही रहा। तो इनिशियल चार्ज अगर देखो इन दोनों का मिला के, तो ये था -5 कूलम। अभी भी अगर इन दोनों का चार्ज देखा जाए तो अभी भी कितना है, -5 कूलम। तो यस, दोनों का हम चार्ज फाइंड कर चुके इंडिविजुअल। दोनों का फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम भी पता चल गया हमें, -5 है और वो बिल्कुल पहले के बराबर है। तीसरी बात आपसे पूछी गई कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए होंगे इस चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। जो 4 कूलम चार्ज ट्रांसफर किया, इतना चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भेजे गए होंगे, और कहां से कहां 2.5। भेजे गए, कहां से कहां भेजे गए होंगे ये भी बताना। ए से बी या बी से ए? ये भी आपको इसमें बताना है। ए से नियति। बी होगा शायद। हो सकता है, चेक करते हैं। नियति, क्या आंसर आना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए? सर A to B। ए टू बी, ठीक बात है। ए टू बी ट्रांसफर करेंगे तभी ए के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि
इसका चार्ज जो है +5 से +9 हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से निकले होंगे, इस तरफ गए होंगे। तो बिल्कुल ठीक बात है, इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की तरफ ट्रांसफर करोगे तभी इसका नेगेटिव चार्ज अब इंक्रीज हो गया, -10 से -14 हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, +5 से +9 हो गया। ठीक बात है। तो कितने कितने कैसे फाइंड करते थे? प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ Q is चार्ज। equal to N is बिल्कुल ठीक बात है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता था, Q इज इक्वल टू NE। जो मिनिमम चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर किया जा सकता है। हमने टोटल चार्ज ट्रांसफर किया है 4 कूलॉम के बराबर, एन हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। यहाँ से अपन देख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 इज इक्वल टू n। करते हैं, यहाँ से ये आएगा 0, 16 और 40, ये 2.5 टाइम्स, तो 2.5 × 10⁻19 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ए से बी की तरफ ट्रांसफर किए जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि बी से ए की तरफ 4 कूलॉम चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। ये इसका सीधा सीधा हिसाब रहेगा। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है, आज 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? बाकी लोग भी बोलो। सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल, सबकी आवाज आनी चाहिए भाई। 34 यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये आपसे आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में, गुड सेट में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करना है आपको समझना चाहिए। 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उस पर बेस्ड आप आराम से क्वेश्चन ये कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज अपन चार्ज करने की बात, कि किसी कंडक्टर को कैसे चार्ज किया जाए। उसके बाद अपन मेटल नॉन मेटल की भी बात करेंगे, सारी बातें आएंगी उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर को चार्ज करना। पहली बात तो ये कंडक्टर होते क्या है, किसे बोलेंगे कंडक्टर? कोई आइडिया? कंडक्टर नॉन कंडक्टर किसे इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे? पास हो। इलेक्ट्रिसिटी को हाँ। कंडक्ट करेगा। जी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाएंगे। क्या इनमें ऐसी खास बात है कि ये कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत बढ़िया। किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, ऐसे मटेरियल को अपन बोलेंगे कंडक्टर। ठीक बात है। अब एक कंडक्टर को किस तरीके से चार्ज किया जाए इस बारे में बात करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल आता है वो आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब 2 एलिमेंट्स को या 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। वो देखते हैं कैसे होगा। अगर एक मेरे पास मेटल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो ऑलरेडी चार्ज्ड है, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज्ड है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, और एक मेटल कंडक्टर था जो न्यूट्रल था, जिसके ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। क्या किया, यहाँ पे एक स्विच लगाया, इस स्विच को जैसे क्लोज किया, स्विच क्लोज करने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड बहुत सारे आप मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होना मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होना, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारे हैं और इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो क्या होगा, जैसे आप इसे कनेक्ट करेंगे ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाए। और कितना फ्लो होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां जाएंगे, इस बारे में बात करना, मैथमेटिकल बात करना, वो हम आगे देखेंगे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ये दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इस पे पहले -4 कूलम चार्ज था तो कनेक्ट करने के बाद ये -2 कूलम और ये -2 कूलम हो जाएगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। कोई स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट जनरल आइडिया। तो कितना चार्ज फ्लो होगा ये हम आगे जब पोटेंशियल की बात करेंगे तब पढ़ेंगे कि चार्ज कितना कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिलहाल हमें ये बात समझनी है कि जब भी आप 2 कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, अब चाहे आप वायर से कनेक्ट कर लीजिए, चाहे आप इनको आपस में टच कर लीजिए, एक कंडक्टर यहाँ रख लिया, कंडक्टर यहाँ रख लिया, दोनों को आपस में टच कर लिया, तब भी चार्ज का फ्लो इन पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें आपने एक न्यूट्रल कंडक्टर को एक चार्ज कंडक्टर से जब कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो हुआ।
जब आप इसको फिर से हटा देंगे तो फाइनली आपको इस पे भी कुछ चार्ज मिलेगा और इस पे भी कुछ चार्ज मिलेगा, तो जो न्यूट्रल कंडक्टर था वो भी फाइनली चार्ज हो गया। तो एक तो बात होती है बाई कंडक्शन चार्ज करना। अब इसमें एक जो खास बात है ना मेटल्स के केस में या कंडक्टर्स के केस में, वो ये कि जब भी आप एक मेटालिक बॉडी को, मान लीजिए एक मेटालिक बॉडी है, इसको आपने चार्ज दिया, मान लीजिए आपने -2 कूलॉम चार्ज दिया, तो ये जो ये हमेशा इसके आउटर सरफेस पे आता है। कहाँ आता है? हमेशा इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक मेटल के केस में या एक कंडक्टर के केस में। ऐसा क्यों हुआ अगर इस बारे में बात करें तो सोचो आपने इसको नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिया, नेगेटिव चार्ज दिया मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने इसको प्रोवाइड किए। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस मेटालिक बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। पहले न्यूट्रल था लेकिन ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे थे। जैसे ही आपने इसको और इलेक्ट्रॉन्स दिए, क्या अंदर रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन शुरू होगा। और ये रिपल्शन कब जाके मतलब कब तक चलता रहेगा? तब तक जब तक ये बहुत आपस में सब दूर दूर ना हो जाए। मैक्सिमम दूर कब हो सकते हैं ये? जब सारे के सारे ये सरफेस पे चले जाएं। तो जब भी आप एक मेटालिक सरफेस को या एक कंडक्टर को चार्ज देंगे, हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि वो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाए। उसकी बॉडी में भले ये एक सॉलिड स्फीयर है लेकिन इसकी बॉडी में कोई चार्ज नहीं रहेगा। सारा जो एक्स्ट्रा चार्ज आपने दिया है वो सरफेस पे इसके आ जाना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में। एक बार आपसे नीट और जेई में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। क्वेश्चन ये पूछा कि एक सोप बबल लिया, ठीक है, एक सोप बबल ले लिया, उसको आपने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया, कुछ अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आपने इसको दिया। पूछा गया कि इसकी जो रेडियस थी इनिशियली r1, न्यूट्रल जब ये था तो इसकी रेडियस थी r1, चार्ज देने के बाद जब इस पे चार्ज आ चुका है अब इसकी रेडियस हो गई r2। इन दोनों रेडियस का कंपैरिजन आपसे पूछा गया था। पूछा कि बताइए ये r1 जो है वो r2 बराबर होंगे, या r1 जो है वो r2 बड़ा होगा, या r2 जो है वो r1 से बड़ा होगा, या इनमें से हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे थे। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? एक सोप बबल जब R2 न्यूट्रल बड़ा था, होगा। r2 बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको चाहिए जगह, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसको स्पेस चाहिए भरने के लिए, तो वो बढ़ते जाएंगे। अच्छा, रेडियस स्पेस बढ़ती चाहिए है। भरने के लिए। लेकिन आप ऐसा, चलो ऐसा मान सकते हो कि जितना चार्ज हमने इसको दिया है वो स्पेस के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी सी साइज का है, बबल काफी बड़ी साइज का है, तो स्पेस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। और कोई लॉजिक? आउटर सर, सरफेस में जाके बाद में रिपल्शन होगा, उससे क्या होगा? रेडियस बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, रिपल्शन की वजह से यहाँ पे रेडियस बढ़ेगी। जब हम बोलते हैं ना कि जैसे आप एक बलून लो, अब बलून में आप अंदर हवा भरो, हवा भरो तो उसकी साइज बढ़ती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बलून में जब हवा भरी तो हवा के अंदर प्रेशर डेवलप हुआ, उस प्रेशर ने बाहर की तरफ फोर्स लगाया, उस बाहर की तरफ फोर्स से उसकी साइज इंक्रीज होती गई। ऐसा ही सोप बबल के साथ हो रहा है। जैसे आपने इसको चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए बाहर के सरफेस पे। अब जैसे ही ये सरफेस पे आए, ये रिपल्शन तो अभी भी कर ही रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं मतलब ये जो है चार्ज ये और दूर जाना चाहता है, ये चार्ज और दूर जाना चाह रहा है, हर चार्ज और दूर जाना चाह रहा है क्योंकि इनके आपस बीच में आपस में रिपल्शन हो रहा है। इस वजह से ये बबल थोड़ा सा साइज में इंक्रीज हो जाता है। मेटल में हम ऐसा नहीं देखते क्योंकि मेटल जो है बहुत रिजिड होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स उसके साइज को चेंज नहीं कर पाता। लेकिन सोप बबल वो इतना रिजिड नहीं है, उसकी साइज आसानी से चेंज हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि इस रिपल्शन फोर्स की वजह से उसकी साइज में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये इसका रीजन है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था एक बार कि सोप बबल पे आपने चार्ज दिया तो बताइए उसके साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो साइज इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, यही चार्ज अगर मैं पॉजिटिव चार्ज देता तो क्या होता? तब क्या होता? सेम सेम साइज तब भी सेम ही इंक्रीज होता। होती। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा ना तब भी साइज इंक्रीज ही होगी क्योंकि तब पॉजिटिव चार्ज यहाँ बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो पॉजिटिव भी आपस में रिपेल कर रहा होगा और वो दूर जाना चाह रहा होगा, तब भी आप क्या कहेंगे कि हाँ इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक तरीका है
जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई कंडक्टर ऑब्जेक्ट होगा, जब भी आप उसे चार्ज देंगे तो वो कंडक्टर ऑब्जेक्ट पे चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए, अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है। कॉन्सेप्ट होता है ये कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड मतलब जिसको सबसे अलग रखा गया, पूरी दुनिया से अलग वो अकेले में रखा गया है, जिसपे सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, जिसपे सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसको अपन ने चार्ज दिया, एक रैंडम शेप का कंडक्टर आप देख पा रहे हैं। इस रैंडम शेप के कंडक्टर पे जब चार्ज दिया गया है तो कंडक्टर, तो चार्ज तो इस पे आउटर सरफेस पे आना ही था, तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पे देखी गई, क्योंकि ये रैंडम शेप का है तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बाहर की तरफ, वो एक पर्टिकुलर तरीके से हुआ। और तरीका क्या था, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको मैंने लिखा है सिग्मा, जहां पे सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सीधा सीधा मतलब हो गया चार्ज बाय सरफेस एरिया क्यू बाई ए, जिसे बोलते हैं सिग्मा। कितना चार्ज कितने एरिया पे है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका सीधा सीधा मतलब अगर मैं बताऊं तो जहां ज्यादा पॉइंटी सरफेसेस हैं वहां पे ज्यादा चार्ज आपको मिला, वहां पे डेंसिटी ज्यादा मिली। जहां पे फ्लैट सरफेसेस हैं वहां पे आपको चार्ज डेंसिटी कम मिली। यहाँ पे चार्ज दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड था, जबकि जहां पे पॉइंटी एजेस थे वहां पे चार्ज पास पास डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये एक तरीका यहाँ पे देखा गया। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि जो चार्ज इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर मैं इस कर्व के लिए बनाऊं, छोटा सा कर्व है, इसको अगर मैं कंप्लीट सर्कल बनाना चाहूँ तो ये इतना सा सर्कल बनता है जिसकी रेडियस r1 है लेट्स से। अगर मैं इस कर्व का एक सर्कल बनाना चाहूँ तो ये एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस लेट्स से r2 है। तो हम देख पा रहे हैं r2 इज मोर देन r1। और अगर एक ऐसा कर्व है छोटा सा, इसका सर्कल तो बहुत बड़ा वाला बनेगा ऐसा, इसकी जो रेडियस बनेगी वो बनेगी r3 एंड r3 इज मोर देन r2 एंड r1। तो हम देख पा रहे हैं आराम से कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ से ज्यादा होगी, r1 पे सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद r2 पे होगी और सबसे कम होगी r3 पे, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका एक प्रूफ आएगा आगे, वो हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल एक छोटी सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है। प्रूफ आगे हम उसको देखने वाले हैं, कुछ और टॉपिक्स करेंगे उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, तुमने यूज इसका देखा होगा बिल्कुल। तुमने देखा जो होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके ऊपर एक रॉड लगी होती है, एक मेटल की रॉड लगी हुई होती है लंबी सी। उसका काम क्या होता है, कई बार ऐसे घरों पे भी लगाते हैं जहाँ पे बिजली ज्यादा कड़कती है ना, जहाँ पे थंडर स्टॉर्म ज्यादा होते हैं, वहां पे एक हाई राइज बिल्डिंग पे मेटल की रॉड लगाई होती है। क्यों लगाते हैं, ऐसा कोई आइडिया है तुम लोगों को, कोई भी? तुम लोग में से जो यहाँ पे, ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए। हाँ ठीक है, मतलब चार्ज को ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए बेसिकली। सो आप तुम में से अगर कोई यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग में रह रहा है ना, जिसमें कम से कम 17-18 फ्लोर हो, तो उस पे जाके ऊपर देखना ऐसे रॉड लगा रखी होगी अगर अच्छे से उसको डिजाइन किया गया है तो। और वो रॉड इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी थंडर स्टॉर्म हो, जब भी बिजली कड़के, तो एक्चुअली थंडर स्टॉर्म होता क्या है, चार्ज का अक्यूमुलेशन हो जाता है और वो फिर अर्थ की तरफ ट्रैवल करता है। तो वो बेसिकली चार्ज हैं जो आ रहे हैं इस तरफ। अब अगर वो इतने सारे चार्ज छत से टकराएंगे तो छत पे दरार आ जाएगी, वो इतने एनर्जी के साथ आते हैं। उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि वो रॉड लगाई जाती है। और वो रॉड जो होती है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ऊपर से पॉइंटी बनाया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से पॉइंट शेप में बनाते हैं, ऊपर कोन शेप में बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं, अब तुम्हें बात समझ में आएगी कि जैसे वो कोन शेप का बनता है वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है या चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो सारे का सारा चार्ज वहां पे आ रहा है, जो थंडर की वजह से आ रहा है, वो उस पे आता है। उस पे आने की वजह से वो सीधा सीधा अर्थ में चला जाता है, उसको नीचे कनेक्ट किया होता है रॉड को नीचे अर्थ से,
ग्राउंड में प्लेट डाल के रखते हैं, उस प्लेट पे सारा चार्ज फ्लो हो जाता है। तो वो प्रोटेक्टिव मेजर है उस घर की छत को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये बात कहाँ से आती है, यहाँ से। क्यों पॉइंटी क्यों रखा जाता है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पॉइंटेड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ मिलेगी उतना ही ज्यादा चार्ज वो पकड़ के फ्लो नीचे करवा पाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आप एप्लीकेशन भी अपने घर पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अब कंडक्टर को तो आपने चार्ज कर दिया कनेक्ट करके, लेकिन अगर इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स को कैसे चार्ज किया जाए। भैया इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होते हैं तो उनको टच करवा के तो आप चार्ज फ्लो नहीं करा सकते, क्योंकि टच करोगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसा जो फ्लो करता हो, इसका मतलब चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा। तो कैसे करें फिर, तो वहां बात आती है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। मैंने जो तुम्हें कल एक एग्जांपल दिया था वो किया क्या तुम लोगों ने घर पे, मैंने बोला था चेयर पे बैठ के वो करने वाला, किसने किया, एनीवन? किसी ने भी नहीं किया? अरे कमाल कर रहे हो यार, ट्राई करो उसे। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या कहती है भैया, कि अगर आपने कई बार खुद का एग्जाम खुद के साथ ये होते हुए देखा ही होगा, आपने कई बार ऐसा होगा कि जब बाल एकदम रूखे होते हैं, बिल्कुल सूखे हुए बाल हैं और आप उसमें अगर कॉम्ब करते हैं, तो कई बार आप देखोगे कि जो बाल हैं वो कॉम्ब के साथ चिपके हुए होते हैं, या फिर आप जैसे कॉम्ब को पास लेके जाएंगे बाल भी साथ में खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है अभी, ऐसा क्यों होता है, क्या लगता है तुम्हें ऐसा क्यों होता होगा? कोई भी बताइए, जल्दी बताइए। एनीबॉडी? सुन पा रहे हो तुम लोग? डोंट नो सर। ठीक है, कम से कम कुछ रेस्पॉन्ड किया करो ताकि पता तो चले कि तुम तक आवाज भी आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की, ऐसा क्यों होता है। तो हम ये तो जानते ही हैं कि हर एक मटेरियल जो बना होता है वो एटम्स से बना होता है, और एटम्स पे बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोचो कि आप जब दो सरफेसेस को आपस में रब करेंगे तो क्या होगा कि उनके जो बिल्कुल आउटर लेयर पे जो एटम्स हैं वो आपस में रब करेंगे, और इस वजह से क्या होगा कि उस रबिंग की वजह से जो एनर्जी वहां पे मिलती है या जो कोलिजन्स वहां पे होते हैं उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाए उस रबिंग की वजह से, उस कोलिजन की वजह से। इसे कहते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप कॉम्ब करते हैं अपने बालों को, जब बाल ड्राई होते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन काफी लगता है। फ्रिक्शन की लगने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकता है वो कॉम्ब से हेयर पे या हेयर पे कॉम्ब की तरफ ट्रांसफर हो जाए, और उसकी वजह से एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिवली चार्ज। और हम जानते हैं कि जब दो अपोजिट चार्ज के ऑब्जेक्ट्स पास में रखे हों तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इसे कहते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तो हो गया कंडक्शन का मेथड जो सिर्फ कंडक्टर्स पे काम कर सकता है, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन का मेथड जिसमें इंसुलेटर्स पे आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स जो आते हैं, ग्लास और सिल्क, एक ग्लास रॉड लीजिए, सिल्क के क्लोथ पे आप उसको रब कीजिए, आप देखेंगे कि वो थोड़ी देर में उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। या बहुत छोटा सा एग्जांपल आप कर सकते हैं, अपना जो स्केल होता है ग्लास वाला, जो आपका मीटर स्केल है ग्लास वाला, उसे आप यूज कीजिए, उसे आप अपने बालों पे रब कीजिए। ठीक है, और उसको कुछ पेपर के पीस आप टेबल पे डाल दीजिए और उसके पास लेके जाइए, वो पेपर के पीस जो है वो उस पर चिपकने शुरू हो जाएंगे। ऐसा आप कर सकते देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आती हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आती है। अब इसमें जो एक खास बात है वो ये कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से जब आप चार्ज करते हैं ना, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कम एक बॉडी जो है वो इंसुलेटर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ भाई, सॉरी इसके लिए। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि अगर आप रब करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ग्लास और सिल्क को आप अगर रब करोगे तो ग्लास के आपने एक रॉड ले ली, मान लीजिए ऐसे ग्लास की रॉड है, यहाँ पे एक सिल्क क्लोथ है,
जब इन दोनों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्लास से निकल के सिल्क क्लॉथ की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो रब करने के बाद जो ग्लास रॉड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जबकि जो सिल्क क्लॉथ है क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ऐसे ही एक एबोनाइट रॉड और एक फर को आप अगर आपस में रब करें तो यहाँ पे फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, फर पॉजिटिवली चार्ज होता है, एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि इनमें से एक इंसुलेटर होना जरूरी है, दोनों कंडक्टर नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए, अभी आपने पढ़ा कंडक्शन में कि आपने मान लीजिए दो कंडक्टर्स को रब किया और हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो भी गए, पर सोचो कि वो टच में जब तक हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स फिर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे? क्योंकि कंडक्शन में तो, कंडक्टर्स में तो टच करते ही चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो आप अगर दोनों कंडक्टर्स को रब करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए लेकिन तुरंत ही जिधर से आया था उधर वापस चला जाएगा क्योंकि वो कांटेक्ट में है। इसलिए कंडक्टर्स पे आप फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर पाते, कम से कम एक इंसुलेटर इसमें होना जरूरी होता है। ये इसकी बात है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने एक स्केल को, जो आपकी ग्लास की स्केल होती है, उसे अपने सिर पे रब किया, बालों पे रब किया, और उसके बाद अब उसको कुछ पेपर के पीसेस के पास लेके गए, छोटे छोटे से पेपर के पीस होते हैं उसके पास लेके गए। तो क्या होगा, यहाँ पे जब आपने इसको रब किया था अपने बालों पे, तो मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, या मान लीजिए आपने सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रब किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाली स्केल को या रॉड को आप पेपर पीसेस के पास लेके गए, तो ये पेपर पीसेस पे तो पहले कोई चार्ज था नहीं, ये न्यूट्रल थे, लेकिन फिर भी ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ भाई? कल तो हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना है तो कम से कम दोनों तरफ चार्जेस होने चाहिए। एक चार्ज है और अगर एक न्यूट्रल है तो फोर्स नहीं लगेगा। मैंने जैसे बोला था, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन अगर है तो इनके बीच में फोर्स नहीं लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा दिखा कि जो पेपर पीसेस थे ये शुरू में न्यूट्रल थे, बाद में भी न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे आप ये रॉड इसके पास लेके आए, ये इस पे आके चिपकने लग गए, मतलब इन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो इस बारे में अगर बात करें हम, तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इंडक्शन का। इस इंडक्शन वाले एग्जाम्पल से या इस इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से हम वो एग्जाम्पल समझ पाएंगे। तो इंडक्शन क्या होता है बेसिकली, इस बारे में अगर बात करें तो इंड्यूस होना, मतलब प्रकट हो जाना, उसको बोलते हैं इंड्यूस होना। एक मेटल का आपने ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए जो न्यूट्रल था, लेकिन मेटल के ऑब्जेक्ट हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप जैसे ही एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इस मेटल के पास लेके आए, तो क्या हुआ भैया, ये था पॉजिटिवली चार्ज, इसके अंदर थे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला इस मेटल के पास आया, कांटेक्ट में नहीं है, पास में है, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाया होगा इसने, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, इन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस सरफेस पे आके जमा हो जाएंगे। जैसे ये सारे सरफेस पे आके जमा हुए, ये वाला पूरा आ गया नेगेटिवली चार्ज सरफेस, और इस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से जो पॉजिटिव अंदर वैकेंसीज बनी होंगी, वो सारी वैकेंसीज ट्रैवल करके आ जाएंगे इस सरफेस पे, क्योंकि ये है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो दूर वाले सरफेस पे चले जाएंगे, तो यहाँ बन गए सारे आपके पॉजिटिव चार्ज। अब आप ध्यान से देखिए, तो इस पूरे मेटल सरफेस पे अभी भी नेट चार्ज तो जीरो है। नेट चार्ज कितना है? जीरो, क्योंकि जितना यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ था उतना ही यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हो गया है। नेट चार्ज अभी भी माइनस क्यू आई प्लस क्यू आई मिलकर जीरो है। इनिशियली भी जीरो था क्योंकि ये न्यूट्रल था, लेकिन क्या इसमें इंडक्शन हुआ? यस, इसमें नेगेटिव चार्जेस सारे एक तरफ आ गए, पॉजिटिव चार्जेस सारे दूसरी तरफ आ गए। इस पे एक नेट फोर्स यहाँ पे लगा, और नेट फोर्स कैसे लगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा। ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा होगा। और आगे हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ में कि ये जो फोर्सेस होते हैं ये डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, कि चार्ज जितने पास होंगे उतना फोर्स ज्यादा होगा, चार्ज जितने दूर होंगे उतना फोर्स कम होगा। तो सोचो कि नेगेटिव वाला जो है इसके बहुत पास में है, इसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा वो ज्यादा लगा होगा। ये पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स होगा,
होगा, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फोर्स थोड़ा सा कम होगा, इसलिए नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगा होगा, विच इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक बात यहाँ से समझ में आती है कि इंडक्शन की वजह से एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट। ये एक चार्ज बॉडी थी, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ। तो वही अब आपको बात समझ में आएगी। ये जो अपन कह रहे थे, ये जो ग्लास रॉड है ये एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये जो पेपर पीसेस हैं ये पेपर पीसेस न्यूट्रल हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ भी इंड्यूस चार्ज आएगा, उस इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगे। तो ये एक बहुत खास बात आ जाती है कि आप कहें अगर अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में हो सकते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस अपोजिट चार्जेस के बीच में हो सकते हैं, या फिर चार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में भी हो सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की बात आएगी, ये कि दोनों एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगे, मतलब लगाए जा सकते हैं या लग सकते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन। यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर है? यस और नो सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा लग सकते हैं बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में क्या रिपल्शन हो सकता है? ये बताओ, क्या रिपल्शन पॉसिबल है? रिपल्शन पॉसिबल नहीं है, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही होगा इनके बीच में। क्यों ऐसा? क्योंकि चार्ज बॉडी आप कोई भी लाइए, मान लीजिए पॉजिटिव ले आइए, तो इधर जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें इस तरफ नेगेटिव आ जाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर आप चार्ज बॉडी जो है वो नेगेटिव वाली लेके आते, तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें इस तरफ पॉजिटिव आ जाते हैं और इस तरफ नेगेटिव आ जाते हैं। तो हमेशा जो पास वाला होगा ना वो अपोजिट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। जो पास वाले होंगे वो हमेशा अपोजिट वाले होंगे, और पास वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि हमेशा एक चार्ज और एक न्यूट्रल के बीच में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी। कि रिपल्शन अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि वो दोनों ही चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक चार्ज हो और दूसरा अनचार्ज हो। अगर रिपल्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है मतलब दोनों ही चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पक्की बात है। हाँ, लेकिन अगर अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है तो हम नहीं कह सकते कि भाई दोनों चार्ज है या नहीं। हो सकता है दोनों चार्ज हो सकता है एक न्यूट्रल और एक चार्ज हो। इसलिए रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग, ऐसा एक स्टेटमेंट आता है। क्लियर है सारी बातें यहाँ तक? यस नो अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक, sir. ठीक। Yes. यस सर। तो अब आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा आता है कि एक वाटर स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो हो रही है, पानी गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और आप यहाँ पे एक ग्लास रॉड लेके आए पॉजिटिव चार्ज वाली। पानी है, पानी में भी आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो आपसे पूछा गया ये जो वाटर की स्ट्रीम है ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है, ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? टुवर्ड्स द रॉड या अवे फ्रॉम द रॉड? किधर डिफ्लेक्ट होगी ये? towards the rod. टुवर्ड्स टुवर्ड्स द रॉड। Towards the rod. बिल्कुल, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। और अगर ये मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड यहाँ पे लेके आता तो क्या होता? टुवर्ड्स द रॉड। तब भी टुवर्ड्स द रॉड, क्योंकि तब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे बाय इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक अपनी सारी बातें हमको समझ में आ गई, अच्छी बात है। अपना टाइम भी आज का खत्म हो ही गया है, एक आध मिनट ही बाकी है, तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे इस पे नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ी सी और फिर चलेंगे अपन कूलॉम्स लॉ की तरफ। ठीक है, तो बाय बाय अब सभी लोगों को, पढ़ते रहिए और मिलते हैं, बाय।
यस सर। sir.